हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल TLP द लर्निंग प्रोसेस में। और आज हम करने वाले हैं 12th क्लास सेकंड चैप्टर की राजा, किसान और नगर MCQ टाइप्स क्वेश्चंस करेंगे। और हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको करने ही करने चाहिए। आप अपनी किताब से नोट्स बनाकर इसका आंसर ज़रूर लिखिए। तो बढ़ते हैं आगे। चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का ये चैप्टर है, सेकंड चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से जेम्स प्रिंसेप कौन थे? चयन कीजिए। ऑप्शन ए इतिहासकार, ऑप्शन बी एक लेखक, और ऑप्शन सी ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकालने वाले जो व्यक्ति थे वो, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपको करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकालने वाले जो व्यक्ति थे वही जेम्स प्रिंसेप थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ निम्नलिखित में से किस दशक में निकाला गया? ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ निम्नलिखित में से किस दशक में निकाला गया? एक दशक यानी कि 10 साल को एक दशक कहते हैं। तो 1920 का दशक, ऑप्शन ए 1920 का दशक, ऑप्शन बी 1880 का दशक, ऑप्शन सी 1930 का दशक, और ऑप्शन डी 1830 का दशक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी 1830 का दशक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से चयन कीजिए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को महत्वपूर्ण एवं परिवर्तन कार्यकाल क्यों माना गया? ऑप्शन ए आरंभिक राज्यों का बढ़ोतरी, ऑप्शन बी बहुत सारे नगरों का विकास, ऑप्शन सी ज़्यादा से ज़्यादा सिक्के तथा लोगों का प्रचलन, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपके 3 का जो आंसर है वह है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो कारण थे वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को महत्वपूर्ण एवं परिवर्तनकारी कार्यकाल बनाने में ये सारे पॉइंट्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये पॉइंट्स सारे कारगर हैं। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मगध राज्य को सबसे शक्तिशाली बनाने के कारणों को निम्नलिखित में से चयन कीजिए। यानी कि क्वेश्चन है मगध राज्य जो है वो शक्तिशाली बनने में उसके क्या कारण थे? तो ऑप्शन ए योग्य तथा महत्वाकांक्षी शासक, ऑप्शन बी उपजाऊ भूमि तथा सुरक्षित राज्य, और ऑप्शन सी जान से ज़्यादा लोगों की खदानों तथा अधिक उपजाऊ भूमि। यहाँ जान की जगह है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खदानों तथा अधिक उपजाऊ भूमि होने के कारण। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 का आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है उपरोक्त सभी जो कारण थे वह कारण थे मगध राज्य को सबसे शक्तिशाली बनाने के पीछे के 3 कारण बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से चयन कीजिए कि हमें कैसे पता चलता है कि अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? तो ऑप्शन ए, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑप्शन ए पौराणिक कथाओं से, ऑप्शन बी प्रचार प्रसार के द्वारा, ऑप्शन सी बौद्धिक ग्रंथों के द्वारा, और ऑप्शन डी जैन ग्रंथों के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, बौद्धिक ग्रंथों के द्वारा हमें पता चलता है कि अशोक जो था वो कितना शक्तिशाली सम्राट था। ये सारी जो उन शक्तिशाली होने के पीछे जो कारण थे वो सारे कारण बौद्धिक ग्रंथों में संकलित किए गए हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से चयन कीजिए कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? निम्नलिखित में से चयन कीजिए। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी अशोक सम्राट, और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो संस्थापक माने जाते हैं मौर्य वंश के। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पहला साम्राज्य है, चयन करना है आपको। ऑप्शन ए शक साम्राज्य, ऑप्शन बी कुषाण साम्राज्य, ऑप्शन सी वज्जी साम्राज्य और ऑप्शन डी मौर्य साम्राज्य। तो इसका भी करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य को भारत का सबसे पहला साम्राज्य घोषित किया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत आपको चयन करने हैं, यानी कि मौर्य साम्राज्य के जो जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं। तो ऑप्शन ए मुद्रा का प्रचलन, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी कौटिल्य का अर्थशास्त्र और अशोक के अभिलेख और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र और अशोक के अभिलेखों से हमें पता चलता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से गुप्त साम्राज्य की जानकारी के स्रोत क्या हैं, आपको चयन करना है। ऑप्शन ए अशोक के शिलालेख, ऑप्शन बी अशोक के अभिलेख, ऑप्शन सी गुप्त काल के अभिलेख और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 का आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी गुप्त काल के अभिलेख। गुप्त काल के अभिलेखों द्वारा हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य के प्रमुख केंद्रों का चयन कीजिए। प्रमुख केंद्र जो थे मौर्य साम्राज्य के वो आपको बताने हैं, चयन करना है। ऑप्शन ए स्वर्णगिरी, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी उज्जैन और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जो थे। इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी उज्जैन, पाटलिपुत्र, स्वर्णगिरी ये सारे जो थे मौर्य साम्राज्य के प्रमुख केंद्र थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित में से चयन कीजिए कि सामंतवाद का उदय किस शताब्दी से माना जाता है। आई होप कि आपने सामंतवाद शब्द से वंचित होंगे। तो सामंतवाद का उदय किस शताब्दी से माना जाता है, क्वेश्चन है, आपको चयन करना है। ऑप्शन ए 6ठी शताब्दी से, ऑप्शन बी 3री शताब्दी से, ऑप्शन सी 2री शताब्दी से और ऑप्शन सी 2री शताब्दी से तथा ऑप्शन डी 4थी शताब्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आपको करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 4थी शताब्दी से सामंतवाद का जो उदय है, सामंतवाद के उदय को माना जाता है भारत में 4थी शताब्दी से। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से चयन कीजिए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उपज बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए थे लोगों द्वारा। तो ऑप्शन ए, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन ए खेतों का ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई करते थे, ऑप्शन बी बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाना, ऑप्शन सी लोहे के फलों का उपयोग करना, यानी ये फल नहीं है, फाल है, लोहे के फाल, ठीक है, लोहे के फाल का उपयोग करना और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी लोहे के फालों का उपयोग। हम देखते हैं कि किसान जो थे उस समय में वो अपनी कृषि का उपज बढ़ाने के लिए लकड़ी के फालों की जगह लोहे के फालों का उपयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लोहे के फालों का उपयोग करना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 की तरफ। निम्नलिखित में से चयन कीजिए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए राजा क्या करते थे। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन ए सरदारों के साथ मेल मिलाव रखते थे, ऑप्शन बी बाजारों पर नियंत्रण तथा परीक्षण करते थे और ऑप्शन सी कर वसूली को कम करते थे, कर वसूली जो थी वो कम करते थे और कुछ कर वसूली को माफ़ कर देते थे। ऑप्शन डी देवी देवताओं के साथ अधिक जुड़ाव रखना, यानी कि देवी देवताओं के साथ पूजा पाठन में राजा भी थे वो हिस्सा लेते थे, आम जैसे लोग हिस्सा लेते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी कि हम देखते हैं, हमें देखने को मिलता है अपनी हमारी NCERT की पुस्तक में हमने पढ़ा है कि जो राजा थे वो
लोगों के साथ जुड़ने के लिए देवी देवताओं के साथ अधिक से अधिक मेल मिलाव रखते थे, अधिक जुड़ाव रखना चाहते थे लोगों के साथ जुड़ने के लिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चयन कीजिए कि निम्नलिखित में से उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था। उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए श्रेणी, ऑप्शन बी यूनियन, ऑप्शन सी सामंत और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को हम श्रेणी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। निम्नलिखित में से गुप्त काल के अंतिम सिक्के किस ओर इशारा करती थी? तो निम्नलिखित में से गुप्त काल के अंतिम सिक्के किस ओर इशारा करती थी? ऑप्शन ए आर्थिक तरक्की की ओर, ऑप्शन बी आर्थिक गिरावट की ओर और ऑप्शन सी न ज़्यादा नुकसान और न ज़्यादा लाभ की ओर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर्थिक गिरावट की ओर हमें गुप्त काल के सिक्के इशारा करते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्नलिखित में से जनपद का अर्थ चयन कीजिए। निम्नलिखित में से जनपद का अर्थ चयन कीजिए। ऑप्शन ए उच्च अधिकारी, ऑप्शन बी मंत्री, ऑप्शन सी भूखंड और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको चयन करना है जनपद का अर्थ। तो जनपद का अर्थ क्या होता है? आपने आई होप कि आपने अपनी एनसीईआरटी की किताब में से पढ़ा होगा। ऑप्शन ए उच्च अधिकारी, ऑप्शन बी मंत्री, ऑप्शन सी भूखंड और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम जनपद का अर्थ हमें जानने को मिलता है क्वेश्चन नंबर जो 16 पूछा गया है, तो इस जनपद का अर्थ होता है भूखंड। ठीक है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। निम्नलिखित में से चयन कीजिए कि संस्कृत में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किस शताब्दी में हुई। ऑप्शन ए दूसरी शताब्दी में, ऑप्शन बी लगभग चौथी शताब्दी में, ऑप्शन सी 8वीं शताब्दी में और ऑप्शन डी 6ठी शताब्दी में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 6ठी शताब्दी में संस्कृत धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित में से सम्राट समुद्रगुप्त के राज्य कवि का नाम चयन कीजिए। सम्राट समुद्रगुप्त के राज्य कवि का नाम चयन कीजिए। ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी हरिसेन, ऑप्शन सी बाणभट्ट और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हरिसेन जो थे वो राजकवि थे किस समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त सम्राट के काल के समय में हरिसेन जो थे वो राजकवि थे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। निम्नलिखित में से चयन कीजिए कि सुदर्शन झील का निर्माण की जानकारी कहाँ से हमें मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19 और इसका ऑप्शन है प्रयाग प्रशस्ति से, ऑप्शन बी धर्म ग्रंथों से, ऑप्शन सी रुद्रदामन का पाषाण अभिलेख से और ऑप्शन डी कुषाण शासकों से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। हमें देखने को मिलता है कि रुद्रदामन का जो पाषाण अभिलेख है उसी में ये संकलित है कि सुदर्शन झील का निर्माण की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। तो आई होप कि क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे आपको। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 की तरफ। निम्नलिखित में से गृहपति का शाब्दिक अर्थ होता है। गृहपति का शाब्दिक अर्थ होता है, चयन करना है आपको। ऑप्शन ए गृहिणी, ऑप्शन बी घर का मालिक, ऑप्शन सी सम्राट और ऑप्शन डी छोटे किसान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गृहिणी को ही हम छोटे किसान के नाम से जानते हैं। अपनी पुस्तक में हमने पढ़ा है एनसीईआरटी की किताब चैप्टर 2 में। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं हम लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चंस की तरफ हमें बढ़ना है। अब क्वेश्चन नंबर 1, अभिलेख किसे कहते हैं और संगम ग्रंथ से क्या अभिप्राय है, वर्णन कीजिए। अभिलेख किसे कहते हैं और संगम ग्रंथ से क्या अभिप्राय है, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, आहत सिक्के से आप क्या समझते हैं
वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, जेम्स प्रिंसेप कौन थे? भारतीय इतिहास लेखन में उनकी क्या देन है? वर्णन कीजिए। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अशोक के धर्म के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की राजनीतिक व आर्थिक इतिहास को समझने के लिए अभिलेखों के साक्ष्यों पर व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। क्वेश्चन नंबर 6, मौर्य साम्राज्य की कृषि से संबंधित 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, मौर्य साम्राज्य की कृषि से संबंधित 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय इतिहास में सिक्कों के महत्व पर प्रकाश डालिए या भारतीय इतिहास में सिक्कों के महत्व पर व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य काल के नगर एवं व्यापार के बारे में विस्तारपूर्ण लिखिए। आपको लिखना है मौर्य काल के नगर एवं व्यापार के बारे में आपको विस्तारपूर्ण लिखना है। ये लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन है, ये 8 नंबर से आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आपके अनुसार दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य किस प्रकार महत्वपूर्ण था? वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय इतिहास में राजा अशोक के योगदान पर चर्चा कीजिए तथा उन पर टिप्पणी कीजिए। ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भारतीय इतिहास में राजा अशोक के योगदान पर चर्चा कीजिए तथा उन पर टिप्पणी कीजिए। लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चंस में है ये। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य साम्राज्य की प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मौर्य साम्राज्य के जो प्रशासनिक विशेषताएं थी उनका वर्णन आपको पॉइंट वाइज लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी ईस्वी तक देहात में बदलाव पर चर्चा कीजिए। देहात में बदलावों पर चर्चा करना है, विस्तारपूर्ण आपको पॉइंट्स बना के लिखने हैं। इसी के साथ ही ये जो वीडियो है इससे आई होप कि एक चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और MCQ टाइप्स क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स डियर व्यूअर्स। TLP द लर्निंग प्रोसेस।